औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को पसंद किया गया। कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दिए और नए आने वालों के लिए खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें। नाज़रीन, आजकल एक सिलसिला शुरू किया हुआ है हमारे जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आज का जो है ना अपना जनरल गुल हसन खां। और नाज़रीन, हालत है वो मैं पंजाबी का एक है ना मुहावरा के जेड़ा भनया जेड़ा भनो वही लाल। अब मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि बड़े मैं यानी कि एहतियात के साथ बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो गरीब आदमी को बोलने का हक भी नहीं दिया जाता कि वो किसी पे कोई तनकीद कर सके, वरना आप देखेंगे। लेकिन बोलता मैं सच हूँ, ठीक है। जो तज्ज़िया है मेरा मुख्तलिफ माहिरीन की राय में वो चेक करके वो आपके सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जी, बगैर किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। पाकिस्तान के पहले कुंवारे सिपह सलार जो न सिर्फ आखिरी कमांडर इन चीफ साबित हुए बल्कि 3 माह बाद ही उनसे गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा ले लिया गया। ये पाकिस्तान के इकलौते आर्मी चीफ हैं जिन्हें 4 स्टार के रैंक पर तरक्की नहीं दी गई और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल ही अफवाज पाकिस्तान की कमान संभालने का कहा गया। ये सिपह सलार गुल हसन खां के नाम से जाने जाते हैं। जनरल गुल हसन कमांडर इन चीफ बनने में कैसे कामयाब हुए, ये कहानी दिलचस्प भी है और हैरत अंगेज़ भी। सुकूत ढाका के बाद GHQ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफिस में गैर रस्मी खुफिया इजलास हो रहा था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन के अलावा एयर चीफ मार्शल अब्दुर्रहीम खां, PIA के MD शाकरुल्लाह दुरानी, उस वक्त के DG ISPR ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी और चंद दीगर फौजी अफसरान भी मौजूद थे। इस खुफिया इजलास में यह फैसला किया जा रहा था कि यह्या खां की रुखसती के बाद इक़्तिदार किसके सुपुर्द किया जाए, यानी किसे वज़ीर आज़म बनाया जाए या सदर। एयर मार्शल अब्दुर्रहीम चाहते थे कि यह ओहदा पाक फ़ज़ाई के सरबराह एयर मार्शल असरर खान को दे दिया जाए। गुल हसन ने कहा, ऐसे शख्स को यह ओहदा कैसे दे दिया जाए जो इंतखाबात में जूनियर फौजी अफसर से हार गया। जनरल गुल हसन खां का इशारा खुर्शीद हसन मीर की तरफ था जो रॉयल इंडियन फोर्स में कारपोरल थे और 1970 के इंतखाबात में रावलपिंडी के हल्के से असगर खान को 40,000 वोटों के फ़र्क से शिकस्त देकर जीतने में कामयाब हुए। फौज के महकमा तौलकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी ने अपनी किताब ईस्ट पाकिस्तान द एंड गेम में इस खुफिया इजलास का बयान करते हुए लिखा है कि जनरल गुल हसन खान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे पास इस मस्खरे भुट्टो को मौका देने के सिवा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वही अक्सरियत जमात का रहनुमा है। जनरल गुल हसन की भुट्टो से नफरत ढकी छुपी ना थी, बल्कि शवाहद बताते हैं कि गुल हसन ने ज़ाती मुफाद के लिए भुट्टो की राह हमवार की, क्योंकि इसी सूरत में वो कमांडर इन चीफ बन सकता था। गो के भेदी को ये दावा भी करते हैं कि यह्या खां के खिलाफ फौजी बगावत का ड्रामा रचाकर इसे इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर करना भी गुल हसन की चाल थी, ताकि कमांडर इन चीफ का ओहदा पके हुए आम की तरह उसकी झोली में आ गिरे। मेजर जनरल उस्मान मिठा जो इसका वक्त क्वार्टर मार्शल जनरल थे, वो अपनी खुद नविश्त बम्बई से GHQ तक में ये सवाल उठाते हैं कि आर्मी रिजर्व नॉर्थ के दस्ते जिन्होंने GHQ पर धावा बोलने की धमकी दी थी, उन्होंने पैगाम पहुंचाने के लिए जनरल गुल हसन का इंतखाब ही क्यों किया। उन्होंने यह मुतालबा क्यों किया कि गुल हसन को कमांडर इन चीफ बनाया जाए। मेजर जनरल मिठा को यकीन था कि इस फौजी बगावत के पीछे जनरल गुल हसन का हाथ था। जनरल मिठा ने लिखा है कि बगावत की खबर सुनकर नशे में चूर था और जब इसे यह खबर मिली कि जनरल यह्या इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार है तो जनरल गुल हसन इतना खुश था जैसे उसे कानून का ख़जाना मिल गया हो। जनरल गुल हसन ने फौजी बगावत की आड़ में उन जर्नैलों को भी भुट्टो के ज़रिए फारग करवा दिया जिनसे उसकी नहीं बनती थी। गुल हसन
का ख्याल था कि वो शतरंज की ये बाजी जीत चुके हैं, मगर वो ये नहीं जानते थे कि भुट्टो को सियासी चालबाजी के मैदान में मात देना मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन था। जनरल गुल हसन सख्त गिर सपा सालार तो थे ही, मगर सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और सदर मुमलकत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मतलब उनका रवैया नाफरमानी और हुक्मदुली पर मबनी था। उनके कमांडर इन चीफ बनते ही पेशावर, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई बड़े शहरों में पुलिस ने हड़ताल कर दी। हुकूमत ने अपनी रिट कायम करने के लिए अफवाज पाकिस्तान को मदद के बुलाया तो जनरल गुल हसन ने कोरा जवाब दे दिया। एक और मौका पर जब पंजाब और सिंध की सरहद पर चंद शरपसंद कबाइल ने गैस फील्ड का मुहासरा कर लिया तो गवर्नर पंजाब ने हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र वहां पहुंचने के लिए फौजी हेलीकॉप्टर मांगा तो जनरल गुल हसन ने यह मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया और यूं गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर को कई घंटे का सफ़र करके बजरिया सड़क वहां जाना पड़ा। डॉक्टर मुबशर हसन जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, उनके मुताबिक एक रोज़ ईवान सदर में भुट्टो का टेलीफोन सेट चेक किया गया तो मालूम हुआ कि उसमें बगिंग डिवाइस यानी जो जासूसी के लिए इस्तेमाल होती है लगी हुई है। शक करने पर जब दीगर सरकारी रहायशगाहों के टेलीफोन चेक किए गए तो इन सब में टेलीफोन कॉल्स टेप करने के लिए जासूसी आलात नस्ब किए गए थे। इस तरह के वाक़यात से सिविल मिलिट्री तल्लुकात बतदरीज ख़राब होते चले गए और फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जो ऊँट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। मारूफ ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान ने अमेरिका के डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पर मबनी किताब द अमेरिकन पेपर्स में एक खौफनाक साजिश का इंकशाफ किया है। इस किताब के खुफिया मरासले के मुताबिक भुट्टो ने अमरीकी सफ़ीर को बताया कि जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टने का मंसूबा बना रहे थे। एक मुलाकात के दौरान जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम को ये कहते सुना गया, हमारा ख्याल था कि फ़ौज को दोबारा इक़्तिदार संभालने के लिए 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर अब महसूस होता है कि शायद 6 माह में ही इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जा सकता है। भुट्टो के कौमी सलामती के मशीर रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर खां ने कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट गुल हसन से मुलाकात करके मामलात को सुलझाने की आखिरी कोशिश की, मगर सिपा सालारी के घमंड में मुब्तला जनरल गुल हसन बहुत सर्द मौरी से पेश आए और बात सुनने से ही इनकार कर दिया। भुट्टो ने मंजे हुए सियासी खिलाड़ी के मानिंद एक ऐसा फैसला कर लिया जो खुदकुश हमले से कम ना था। मार्च का महीना था और डबल मार्च के खदशात मौजूद थे। जनरल गुल हसन की खुद नविश्त आखिरी कमांडर इन चीफ पढ़कर महसूस होता है कि डबल मार्च के खदशात हरगिज़ बेजाना थे। जनरल गुल हसन बताते हैं कि इन दिनों चंद नौजवान अफसर उनसे मिलने को आए और मौजूदा हालात पर गुफ्तगू करते हुए कहने लगे, अगर भुट्टो आपके लिए मसाइल पैदा कर रहा है तो हम इसका बंदोबस्त कर देते हैं। जनरल गुल हसन जो बतौर कायद आज़म के ADC रहे, अगर उन्होंने कायद आज़म से सिविल बालादस्ती का सबक सीखा होता तो मुल्क के मुंतखब सरबराह के ख़िलाफ़ ऐसी हर्जा सराई करने वाले फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल का हुक्म देते ताकि बंदोबस्त करने का खन्नास हमेशा के लिए फ़ौजी अफसरों के दिमाग से निकल जाता। लेकिन उन्होंने महज ये कहने पर इक्तफा किया कि वो अपने मसाइल खुद सुलझाने की अहलियत रखते हैं। भुट्टो ने हालात की नज़ाकत का बरवक्त अदराक करते हुए बर्री फ़ौज के कमांडर इन चीफ और एयर मार्शल चीफ को बैक वक्त फ़ारग करने का फ़ैसला कर लिया। सियासी हिकमत अमली के तहत सेक्रेटरी दिफा गयासुद्दीन ने कमांडर इन चीफ को टेलीफोन करके कहा, सदर मुमलकत चाहते हैं कि बॉर्डर पर गैर मुल्की जारहियत के पेश नज़र फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारियों और फ़ौजी दस्तों तैनाती से मुतल्लक उनकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाए। ईवान सदर की जानिब से इस ब्रीफिंग के लिए रावलपिंडी के नवा में सहाला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का इंतखाब किया गया था। कमांडर इन चीफ जनरल गुल हसन ने पहले तो ये उज़र पेश किया, ब्रीफिंग के लिए इंतहाई हसास किस्म के नक्शे सहाला कॉलेज नहीं लाए जा सकते, और फिर सीधी बात कर दी, वज़रा की खेप को इस किस्म की ब्रीफिंग देना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। यानी इस दौर में भी मुंतखब अमायदी नुमाइंदों को सिक्योरिटी रिस्क समझने का चलन आम था। सेक्रेटरी दिफा ने भुट्टो से मशावरत के बाद
जनरल गुल हसन के एतराज़ात दूर कर दिए और इन्हें बताया कि ब्रीफिंग अब साला पुलिस कॉलेज की बजाय ईमान सदर में होगी और पूरी काबीना की बजाय सिर्फ सदर मुमलकत को ही फौजी ऑपरेशन की तैयारियों से आगाह करना है। भुट्टो ने 1 मार्च को ज़रूरी इस्लाहात नाफज की थी और इस खुशी में 3 मार्च को छुट्टी का ऐलान किया था। जनरल गुल हसन को ब्रीफिंग के लिए इसी रोज़ दोपहर 1 बजे बुलाया गया था। जनरल गुल हसन नक्शे या फाइलें उठाए बगैर सिविलियन लिबास में ईवान सदर जा पहुँचे ताकि भुट्टो को सल्यूट ना करना पड़े। उन्होंने जब एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ को मुंतज़र पाया तो ये सूरत हाल देखकर हक्के बक्के रह गए। रही सही कसर वहाँ गवर्नर पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खार, गवर्नर सिंध मुमताज़ भुट्टो, वफाकी वज़रा ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, मुबशर हसन और नेशनल सिक्योरिटी चीफ रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर ख़ान की मौजूदगी ने पूरी कर दी। उस रोज़ छुट्टी होने की वजह से ईवान सदर में कोई क्लर्क दस्तयाब न था, इसलिए एयर चीफ मार्शल अब्दुल रहीम और बर्री फ़ौज के सरबराह जनरल गुल हसन के इस्तीफ़े वफाकी वज़ीर मुबशर हसन को खुद टाइप करना पड़े। भुट्टो ने आते ही फ़ौज के अदम तावन की बहस छेड़ दी। जनरल गुल हसन अभी भी जो ऊंची हवाओं में थे, उन्होंने कहा कि मुझे अभी कोई कागज़ का टुकड़ा और पेंसिल ला दें तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। इन्हें क्या मालूम था कि कबूलियत की घड़ियान पहुँची है। भुट्टो ने इशारा किया तो रिटायर्ड मेजर जनरल अकबर ख़ान ने ब्रीफ केस में से 2 फाइलें निकाली। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने पेंसिल पेश की और दोनों चीफ साहिबान से दस्तखत ले लिए गए। कार्रवाई पूरी होने पर भुट्टो ने मुस्तफ़ा खान को इशारा किया और ख़ुद दोनों फाइलें लेकर कमरे से बाहर चले गए। जनरल गुल हसन के दिल में सिविलियन अवामी नुमाइंदों के लिए नफरत किस कदर कूट कूट कर भरी हुई थी, इसका अंदाज़ा एक वाक़या से होता है जो खुद जनरल गुल हसन ने अपनी स्वान हयात में बयान किया है। जब मुस्तफ़ा खान ने मुस्तफ़ा होने वाले दोनों चीफ साहिबान को अपने साथ चलने को कहा तो जनरल गुल हसन ने कहा, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूं, जो भुट्टो से मुसाफा करने से गंदे हो गए हैं, क्योंकि भुट्टो के हाथ पसीने में लथड़े हुए थे। किसी भी किस्म की मुहिमजोई का रास्ता रोकने के लिए मुस्तफ़ा जतोई और मुमताज़ भुट्टो जनरल गुल हसन और जनरल रहीम को अपनी तहवील में लेकर बाई रोड लाहौर की जानब रवाना हुए। अकबी नशिस्तों बाद जनरल गुल को दरमियान में बैठाया गया और जब कुछ देर बाद जनरल गुल को पसली में चुभन महसूस हुई तो मालूम हुआ पास बैठे हुए मुस्तफ़ा जतोई ने अपना पिस्टल रखा हुआ है। रास्ते में एक जगह टैंक नज़र आए तो मुस्तफ़ा खान ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। तब सब के दिल धक धक करने लगे, मगर कोई गैर मामूली वाक़या पेश ना आया। गवर्नर हाउस पहुंचकर जनरल गुल हसन और एयर मार्शल अब्दुल रहीम को ऐसे कमरों में ठहराया गया जहां फ़ोन की सहूलत दस्तयाब ना थी और फिर इन दोनों को तब तक तहवील में रखा गया जब तक कमान की तब्दीली का अमल मुकम्मल ना हो गया। अगले दिन फैसला हुआ कि जनरल गुल हसन को ऑस्ट्रिया और जनरल अब्दुल रहीम को स्पेन में सफ़ीर बनाकर भेज दिया जाए। जनरल गुल हसन के इस तर्ज़ अमल को मुनाफ़क़त के अलावा और क्या कहा जा सकता है कि जिस शख्स को उन्होंने मस्खरा करार दिया उसी के हाथों कमांडर इन चीफ का ओहदा कबूल किया और फिर 3 माह बाद ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिए जाने के बाद भी वो अपनी किताब में भुट्टो को रेस्पुटिन का खिताब देते हैं, मगर इस रेस्पुटिन जोकर की बहती गंगा में हाथ धोने में कोई बाहत महसूस नहीं करते। पहले ऑस्ट्रिया की सफारत कबूल करते हैं, फिर यूनान सफ़ीर बनकर चले जाते हैं। मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी खुशी खुशी कबूल करते हैं, मगर भुट्टो को बुरा भला कहने में भी अपना अव्वलीन फ़र्ज़ मनसबी समझते हैं। जनरल गुल हसन बैरूनी मुल्क सफारत के दौरान ही गैर मुल्की खातून से शादी करके नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। उनसे शनासाई रखने वालों का ख्याल है कि गुल हसन अपने आप को एक और ही किस्म के मखलूस समझते थे। अपने छिछोड़ेपन की वजह से मशहूर थे। हाथ की चंगली के नाखन बढ़ाए रखते, महंगे ब्रांड की सिगरेट पीना और इस दौर में विस्की के महंगे तरीन ब्रांड कटी सार्क से जी बहलाना उसका महबूब मशगला था। फ़ौज की तरफ से बॉर्डर पर 50 एकड़ अराजी अलाट की गई जो गुल हसन ने बेच दी। इसके अलावा रिटायरमेंट पर भी एक रहायशी प्लाट अलाट किया गया। जनरल गुल हसन खुद सताइशी और ख़ुद पसंदी के मर्ज़ में मुब्तला थे। बतौर प्रोफेशनल सोल्जर उनकी कारकर्दगी उस दर्जे की थी। 1965 की जंग में बतौर डीजी ऑपरेशन उनकी कारकर्दगी मायूस कन रही। मुमकिन था इन्हें फ़ौज से निकाल दिया जाता, मगर यहिया खां का
लसानी तासब गालब आ गया और मामला रफा दफा हो गया। मेजर जनरल उस्मान मिठा का ख्याल है 1965 की जंग में नाकस कारकर्दगी पर जनरल गुल हसन का कोर्ट मार्शल होना चाहिए था। उन्होंने अपनी किताब में जनरल गुल हसन से तल्ख कलामी का एक वाक़या भी बयान किया है। जनरल गुल हसन खुद को आर्म्ड का बानी समझते थे। जब इनका तबादला हुआ तो आर्म्ड कोर की कमान मेजर जनरल उस्मान मिठा को सौंप दी गई। अभी गुल हसन ने चार्ज नहीं छोड़ा था और अपने दफ्तर में मौजूद थे कि कर्नल ज़ियाउल हक एक पेपर लाए जिस पर लिखा था नामजद GOC का इंस्पेक्शन प्रोग्राम। जनरल गुल हसन ने इंस्पेक्शन का लफ्ज़ काट कर मुलाकात कर दिया क्योंकि इनका ख्याल था कि जनरल उस्मान मिठा का तलक आर्म्ड कोर से नहीं तो इन्हें क्या पता इंस्पेक्शन का, और साथ ही नसीहत की कि यूनिट कमांडरों से अहमकाना सवालात ना पूछते फिरना। ब्रिगेडियर उस्मान मिठा मुश्तिल हो गए और कहने लगे तुम जाओ भाड़ में, अब अगर तुमने गुस्ताखी वाला एक लफ्ज़ ही मुँह से निकाला तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख दूँगा। जनरल गुल हसन ने 14 अप्रैल 1977 को यूनान में सफ़ीर की हैसियत से सबकदोश होने का फ़ैसला किया और साथ ही जनरल ज़ियाउल हक को इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाने का मशवरा भी दे दिया जिसकी वो 5 साल तक बैरून मुल्क नुमाइंदगी करते रहे। जनरल गुल हसन का इंतकाल 9 अक्टूबर 1999 को रावलपिंडी में हुआ और इन्हें पिबी ज़िला नौशेरा में दफन किया गया। जनरल गुल हसन की अंग्रेज़ी में मेमोरीज़ ऑफ जनरल गुल हसन खान और उर्दू में आखिरी कमांडर चीफ जनरल गुल हसन खान के नाम से किताब शाया हो चुकी है। नाज़रीन, ये है जी गुल हसन के बारे में। तो लगता तो ऐसे ही है, जो भी कमांडर इन चीफ बना या अब आर्मी चीफ बना उसने कोशिश यही की कि मैं को हुकूमत में इख्तियार लूँ। देखिए, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं तो वो चीज़ें जो किताबों से मैंने हवाले दिए मुख्तलिफ, ठीक है, जो मुझे नज़र आया वो मैंने बयान कर दिया। अब इससे पता चलता है कि ये साजिशें, ये गद्दारियाँ, ये मुनाफिकाना रवैये अगर होंगे जिस मुल्क में, फिर उस मुल्क का यही हाल होगा। अब आप इस पे सोचिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा। अगली नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।